सितंबर 2012 की सुबह चाइना का नानजिंग शहर, जहां पर जो वहां के वर्कर्स थे जो सुबह सुबह गंदा कचरा वगैरह उठाया करते, उन्होंने अब जाकर जो वहाँ के स्ट्रीट फूड स्टॉल थी उनका कचरा और साथ में जो वहाँ के होटल्स थे उनका कचरा उठाना स्टार्ट कर दिया था। वो जैसे जैसे कचरा उठाते जा रहे थे कि तभी उनकी नज़र वहाँ पर पड़े हुए फ्राइड चिकन पर गई, जो कि बहुत सारा था। पहले तो उन्हें लगा कि ये सिर्फ खाने की वेस्टेज है, खाने की बर्बादी है, क्योंकि जितना भी ये फ्राइड चिकन था इसके साथ में केचप भी पड़ा हुआ था। पहली नज़र में तो ये सिर्फ खाने की बर्बादी दिख रही थी, लेकिन फिर उन्हें ध्यान आया कि जो यहाँ पर होटल्स हैं और साथ में जितने भी ये फूड स्टॉल्स हैं, इनका जितना भी वेस्टेज है वो सारा मिलाकर भी जितना यहाँ पर कचरा पड़ा हुआ है, ये फ्राइड चिकन इतना नहीं होना चाहिए, ये हद से ज़्यादा था। अब उन्हें शक तो हुआ था, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। और तभी उनका एक और कोवर्कर मिस्टर ली वहाँ पर पहुँचता है। जैसे ही वो वहाँ पर आया, उसने इन चीज़ को ध्यान से देखा। वैसे ये जो मिस्टर ली थे, ये एक रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर थे। इन्होंने मिलिट्री में अपनी जॉब की थी, जिसके बाद रिटायरमेंट होने पर ये अपने पत्नी और अपने बेटे के पास लौट गए थे। वहाँ पर रहते हुए इसके बेटे की जॉब नानजिंग इस सिटी में लगी। इसका बेटा यहाँ पर आ गया और अब मिस्टर ली और उनकी पत्नी फिर से अकेले रह गए थे, जिसके चलते उनका मन नहीं लगा और उन्होंने भी अपने बेटे के पास यानी कि नानजिंग शहर में आने का फैसला कर लिया। वो दोनों भी नानजिंग शहर में आ चुके थे अपने बेटे के साथ रहने के लिए, लेकिन वो सोच रहे थे कि वो अपने बेटे के ऊपर ये सारी जिम्मेदारी नहीं डाल सकते, इसलिए उन्हें भी कुछ काम करना होगा। जिसके चलते मिस्टर ली ने अब ये जो ये कूड़ा उठाते हैं, ये कचरा वगैरह जो सुबह साफ करते हैं, उसके रूप में वर्कर बनकर ये काम करने लगे। और जैसे ही अब इन्होंने यहाँ पर ये फ्राइड चिकन देखा, इन्होंने एक टुकड़े को हाथ में उठाया, उसको तोड़कर वो ध्यान से देखने लगे, क्योंकि ये मिलिट्री में रहे हुए हैं और इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं। इनको पता है कि इनके सामने इनके कितने सारे दोस्त मरे थे, उनको गोली लगी थी। ह्यूमन फ्लैश कैसा होता है इनको अच्छी तरीके से पता था, जिसके चलते जब इन्होंने वो फ्राइड चिकन उठाकर चेक किया, तब ये समझ चुके थे कि ये कोई फ्राइड चिकन नहीं है, बल्कि ये ह्यूमन फ्लैश है। ये बात सुनते ही जो इनके कोवर्कर्स थे उनके बीच में अफरा तफरी मच गई। वो बहुत ज़्यादा घबरा चुके थे, उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी इनमें से किसी एक ने पुलिस के पास फ़ोन किया। पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचती है, साथ में उनके फोरेंसिक टीम भी आई थी। अब जैसे ही फोरेंसिक टीम वहाँ पर आई, उन्होंने ये जितना भी यहाँ पर फ्राइड चिकन पड़ा था उसका एक नमूना उठाया, उसको टेस्ट किया, और जैसा कि मिस्टर ली ने बताया था वैसा ही हुआ। फोरेंसिक वालों ने भी ये स्पष्ट कर दिया था कि ये फ्राइड चिकन नहीं बल्कि ह्यूमन फ्लैश है। और जितने भी वहाँ पर पुलिस वाले थे, उन्होंने जब ये बात सुनी, उन्होंने जितना भी ये एरिया था स्ट्रीट फूड स्टॉल वाला और होटल वाला, उन्होंने चारों तरफ से इसे घेर लिया और वहाँ पर तलाश जारी कर दी। वो देख रहे थे कि क्या और भी उन्हें ऐसे ही कुछ चीज़ मिल सकती है। वो ऐसे ही कूड़ा ढूंढ रहे थे कि उन्हें बहुत सारे ऐसे डस्टबिन के बैग वहाँ से मिले, जिनके अंदर ये फ्राइड चिकन जैसा सामान पड़ा हुआ था। उन्होंने वो सारा का सारा सामान उठाया, फोरेंसिक लैब में भेजा। फोरेंसिक वालों ने इसको जांचा। उन्होंने जब इसकी जांच की तब उन्हें पता चला कि ये कोई फ्राइड चिकन नहीं बल्कि ह्यूमन फ्लैश है, सारा का सारा। और सिर्फ एक ही लड़की का ये ह्यूमन फ्लैश है, जिसकी उम्र लगभग 20 साल होगी, और उसका जो सर है वो मिसिंग है। उसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि उसका सर कहाँ पर चला गया। बाकी के पार्ट का ह्यूमन फ्लैश को फ्राइड करके यहाँ पर डाला गया है। लेकिन यहाँ पर जो फोरेंसिक एक्सपर्ट थे, उन्होंने पुलिस वालों के लिए एक सुराग ढूंढ लिया था। जब वो जितने भी ये डस्टबिन के बैग्स थे उनको चेक कर रहे थे, उनके ऊपर से एक बैग पर से एक फिंगरप्रिंट मिला, जो कि पुलिस वालों को दे दिया गया।
पुलिस वालों ने अब वो फिंगरप्रिंट लेते ही अपने डाटाबेस में चेक किया, लेकिन जो ये फिंगरप्रिंट था ये उनके डाटाबेस से मेल नहीं खाता था। यानी कि जिसका भी ये फिंगरप्रिंट था उसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। अब पुलिस वालों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि वो कैसे इस क्रिमिनल को ढूंढ कर निकाले। अब पुलिस वालों को ये पता लगाना था कि वो लड़की कौन हो सकती है जिसके ये ह्यूमन फ्लैश को फ्राइड कर दिया गया था। अब पुलिस वालों ने जाकर सबसे पहले जो इनका एरिया था, यानी कि जहाँ से ये बैग मिले थे, वो स्ट्रीट फूड वाला इलाका, उस पर जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उनकी सब की फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया, लेकिन उनसे भी उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। वहाँ पर उनके हाथ खाली के खाली रहते हैं और ऐसे ही पुलिस वाले अपने काम में लगे रहते हैं, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर जो फोरेंसिक एक्सपर्ट थे उन्होंने पुलिस वालों को एक लीड और दे दी थी कि जो ये ह्यूमन फ्लैश था इसको फ्राई करने से पहले इसको स्टोर करके रखा गया था, यानी कि किसी बहुत बड़े डीप फ्रीज में स्टोर करके इस फ्लैश को रखा गया था। अब पुलिस वालों को वो एक डीप फ्रीज ढूंढना था, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली थी क्योंकि इतने बड़े शहर में तो बहुत सारे डीप फ्रीज होंगे। तो पुलिस के लिए ये ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि वो डीप फ्रीज कौन सा है जिसके अंदर उस लड़की को रखा गया था। पुलिस वाले अपने काम में लगे रहते हैं, लेकिन उन्हें इस बारे में कभी भी पता नहीं चला कि वो डीप फ्रीज कौन सा था। और ऐसे ही करते हुए दिन से महीने बीत गए, महीने से साल बीत गए और ऐसे करते हुए 2 साल बीत चुके थे। 2014 का टाइम आ चुका था और 2014 में जो नानजिंग पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले अपने काम पर तैनात थे, अपनी ड्यूटी पर, कि तभी उनको एक महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट मिलती है। और जो ये रिपोर्ट लिखाई गई थी उनके विक्टिम से, जो 2 साल पहले वो लड़की गायब हुई थी ह्यूमन फ्लैश वाली, उससे बिल्कुल मेल खाती थी। क्योंकि जिसने भी ये रिपोर्ट लिखाई थी उनका कहना था कि उनकी बेटी लगभग 2 साल पहले नानजिंग शहर से गायब हुई थी। उसकी उम्र भी लगभग 20 साल थी, उसकी शादी नहीं हुई थी, उसके बच्चे नहीं थे। ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसा कि वो ढूंढ रहे थे। और अब पुलिस वालों ने अंधेरे में तीर छोड़ा। उन्होंने जो ये फैमिली आई थी जिन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी उनसे उनका डीएनए लिया और जो वो ह्यूमन फ्लैश मिला था इन्हें उनसे टेस्ट करके देखा और जो उन्होंने टेस्ट किया तो वो 100% मैच हो गया, यानी कि वो मरने वाली लड़की इन्हीं की बेटी थी और उस लड़के का नाम ही चिंग था। वो अपने परिवार से लड़ाई करके यहाँ पर आई हुई थी, जिसके चलते उसे एक बार में काम करना पड़ रहा था। अब इसकी फैमिली ने इसके बारे में बताना स्टार्ट किया कि ही चिंग कैसी थी। उन्होंने बताया कि जब वो घर पर थी, यानी कि जहाँ पर वो रहा करते, वहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसकी लड़ाई हो गई, जिसके चलते उसका दिल टूट गया, उसने नौकरी छोड़ दी और उसकी मेंटल हेल्थ खराब होने लगी और वो अपनी माता पिता से ही लड़ाई करने लगी थी। और फिर एक दिन वो ऑनलाइन किसी से बात करती है, कोई फूड कंपनी का मालिक था जिससे उसने बात की और वो दोनों अटैच हो गए, जिसके चलते उस व्यक्ति ने ही चिंग को नानजिंग शहर में रहने के लिए बुलाया और वो अपने माता पिता से लड़ाई करके वहाँ पर रहने के लिए चली जाती है। उसके माता पिता ने उसे काफ़ी डांटने की कोशिश की, उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुकती और वो सीधे पहुँच जाती है नानजिंग शहर। वहाँ पर जाने के बाद उसके माता पिता ने उसे फ़ोन पर भी समझाने की बहुत सारी कोशिश की, लेकिन वो समझने वाली नहीं थी। उसने अपना फ़ोन बंद कर दिया, नंबर ही चेंज कर दिया, जिसके चलते उसके माता पिता उससे बात नहीं कर पाए और वो बहुत ही कम कभी कभार किसी और नंबर से अपने माता पिता से बात किया करती, बस ये बताने के लिए कि वो ठीक है। और अब 2 साल से उसके माता पिता ने उससे बात नहीं की थी। 2014 में वो किसी काम से नानजिंग शहर में आए थे। अपना काम निपटा कर वो उन्होंने सोचा कि क्यों न अपनी बेटी से मिला जाए, जिसके चलते वो उसके एड्रेस पर जाते हैं। लेकिन वहाँ पर जब उन्होंने गेट खटखटाया वो गेट खुला हुआ था। वो अंदर गए, उन्होंने देखा कि अंदर चारों तरफ धूल ही धूल है, यानी कि काफ़ी समय से ये घर खाली पड़ा हुआ था। तो इनकी बेटी यहाँ पर नहीं रहती तो वो कहाँ पर गई?
उन्होंने सामान को चेक किया। वो सामान तो सारा इनकी बेटी का ही था। वहाँ पर ना तो उसका पासपोर्ट था, ना उसका ड्राइविंग लाइसेंस था, ना ही उसका पर्स था, ना ही उसका फ़ोन था। और इसके अलावा जो उसका मेकअप का सामान था, उसके कपड़े थे, और जो भी उसका डेली रूटीन का काम का ही सामान था, वो सारा का सारा सामान वहीं पर उस घर के अंदर मौजूद था। जिसकी वजह से उसके माता पिता को शक हुआ कि उनकी बेटी कहीं गई नहीं है, बल्कि उसका सामान तो यहाँ पर है, तो उसके साथ जरूर कुछ हुआ है। और इसके बाद जो ही चिंग के माता पिता थे, उन्होंने अड़ोस पड़ोस के लोगों से पूछा और इस घर के मकान मालिक को बुलाया। जैसे ही वो मकान मालिक यहाँ पर आया, वो भी इतना ही हैरान था जितने ही चिंग के माता पिता थे, क्योंकि उसका कहना था कि 2 साल से उसको लगातार किराया आ रहा है, तो उसके गायब होने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उसका घर बहुत ज़्यादा दूर था, यानी कि मकान मालिक का घर बहुत ज़्यादा दूर था। वो खुद आकर यहाँ पर नहीं देखा करता कि हे चेंग यहाँ पर रह भी रही है या नहीं, बस उसके पास उसका किराया पहुँच जाया करता, जिसके चलते उसने कभी यहाँ पर आने की तकलीफ़ ही महसूस नहीं की। और जब उन्हें पता चला कि वो गायब हो चुकी है, तो उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखवाई। और जैसे ही रिपोर्ट लिखाई, पुलिस वाले सख्ती में आ गए। उन्होंने ही चेंग को ढूंढना शुरू कर दिया, और उन्हें यह भी पता चला जिसके चक्कर में वो घर बार छोड़कर यहाँ पर पहुंची थी इस नानजिंग शहर में, वो एक प्ले बॉय था। उसने इसको बुलाया, इसके साथ एक रात बिताई, इसको पैसा दिया और इसको छोड़ दिया। जिसके बाद इसने अब एक क्लब में जाने का फैसला किया। अब ये क्लब में पहुंची, वहां पर ये अभी 20 साल की थी। इसकी खूबसूरती को देखते हुए उन्होंने इसे होस्टेज के रूप में वहां पर रख लिया। ये एक क्लब में काम करने लगी थी। पुलिस वालों को इतना पता चल गया, अब उन्होंने उस व्यक्ति को ढूंढा जिसके साथ ये रिलेशनशिप में थी। पुलिस वालों ने उसे ढूंढ लिया, उससे पूछताछ की, और जिस दिन वो गायब हुई उस दिन के बारे में उससे पूछा गया। उसके पास पुख्ता सबूत था कि उस रात वो कहां पर था, जिसके चलते उसे छोड़ना पड़ा। लेकिन पुलिस वालों को ये पता था कि ये इस क्लब में काम किया करती। पुलिस वाले उस क्लब में पहुंचे, लेकिन जो उसके कोवर्कर्स थे, यानी कि हे चेंग के साथ जो उस टाइम पर काम किया करते, उन वर्करों ने काम छोड़ दिया था। पुलिस वालों को अब उन्हीं वर्करों को ढूंढना था, और इतनी मेहनत करने के बाद पुलिस वालों को उसकी एक कोवर्कर ल्यू योन मिल जाती है। पुलिस वालों ने उससे जाकर अब पूछताछ की। इसने बताया कि जो ये हे चेंग थी वो क्याओ नाम के व्यक्ति के साथ अटैच थी। वैसे तो उसकी शादी हो चुकी थी उस व्यक्ति की, लेकिन उसके साथ इसका अफेयर था। इसका कहना था कि जो वो क्यू था उसके पास अच्छे खासे पैसे थे। वो क्लब में सिर्फ मनोरंजन के लिए आया करता। अपने पैसे के दम पर वो किसी भी खूबसूरत लड़की को अपने पास बुला लिया करता, और इसकी खूबसूरती यानी कि हे चेंग की खूबसूरती पर वो मोहित हो गया। उसने पैसे देकर उसको अपने पास बुलाया, और धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। और जो ये ही चिंग थी, ये इसके प्यार में पड़ चुकी थी, लेकिन धीरे धीरे इन दोनों के बीच में झगड़ा होना स्टार्ट हो गया। लू यून ने यहाँ पर इससे कहा भी कि तुम उसे छोड़ दो, उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर ही चिंग ने साफ इनकार किया कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद पुलिस वालों को ये लीड मिल चुकी थी। लीड मिलते ही पुलिस वाले क्यों के घर पर जा पहुंचे उससे पूछताछ करने के लिए। और जो ये व्यक्ति था, इसका पूरा नाम क्याओ जून था, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर था। इसकी गवर्नमेंट जॉब लगी हुई थी। इसने पहले अपनी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, जिसके बाद ये एक अच्छी खासी जॉब लग गया। और जिस यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाई कर रहा था उसमें इसको एक लड़की से प्यार हुआ था, और उसी से इसने शादी भी की थी। और जल्द ही इसकी पत्नी प्रेग्नेंट हो गई, जिसके चलते ये उससे इंटीमेट नहीं हो सकता था। जिसके बाद ये अब क्लब में जाता है कुछ बहाना करके कि मुझे कुछ काम है। रात को ये निकल जाता है और पहुंचता है उस क्लब में। क्लब में जाकर इसने ही चिंग को देखा और अपने पैसे के बलबूते पर उसको अपने पास बुलाया, और इन दोनों ने डेटिंग स्टार्ट कर दी।
पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन बाद में जो ये ही चिंग चिंग थी ये थोड़ी सी पॉजेसिव होने लगी, जिसकी वजह से इसे अब डर लगने लगा था और ये इससे छुटकारा चाहता था। उसको इस चीज़ का डर था कि कहीं ये किसी को बता ना दे, इसकी जॉब ना चली जाए, इसकी पत्नी को ना पता चल जाए, कहीं इसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। इस चीज़ से ये बहुत ज़्यादा डर रहा था और इसी के चलते इसने उस क्लब में जाना भी छोड़ दिया था। और अब पुलिस वालों के सामने इसने बताया कि मेरा उसके मर्डर से कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन पुलिस वालों ने इससे पूछा कि उस रात को जब वो गायब हुई तुम कहाँ थे, लेकिन इसके पास कोई भी ये प्रूफ नहीं था कि ये उस टाइम पर कहाँ पर मौजूद था। फिर पुलिस वालों ने इस चीज़ पर इतना ध्यान नहीं दिया और इससे कहा कि आप अपने फिंगरप्रिंट दे दें। वो सहमत हो गया फिंगरप्रिंट देने के लिए। पुलिस वालों ने इसका फिंगरप्रिंट लिया और उस फिंगरप्रिंट से जो उस डस्टबिन के बैग से मिला था उससे मैच करके देखा और जैसे ही उससे मैच किया ये फिंगरप्रिंट मैच हो गया। इस चीज़ से जो ये जॉन था ये भी बहुत ज़्यादा हैरान था कि उसका फिंगरप्रिंट उस बैग पर रह गया था और 2 साल के बाद पुलिस वालों ने उस फिंगरप्रिंट के सहारे इसको पकड़ डाला है। अब ये इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकता था कि इसने ही चिंग चिंग को मारा है, लेकिन इसने उसको क्यों मारा और उसके टुकड़े को ऐसे फ्राई क्यों किया, ये बात अभी तक नहीं पता चली थी। साथ में उसका सर कहाँ पर है। जून ने बताया कि वो इसके साथ खुश नहीं थी। उसने कहा कि तुम अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दो और मेरे साथ शादी कर लो, लेकिन मेरा मानना था कि मैं एक क्लब की होस्टेज से कैसे शादी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मेरी पत्नी एक पढ़ी लिखी महिला है, समाज में लोग मुझे किस नज़र से देखेंगे और जल्द ही मुझे एक बेबी भी हो जाएगा। हमारा परिवार खुश था, लेकिन इसकी वजह से मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता, एक क्लब में काम करने वाली की वजह से, जिसके चलते मैंने उससे छुटकारा पाना चाहा। लेकिन उसने मुझे धमकी दी कि अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मैं तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगी तुम्हारी पत्नी के सामने। लेकिन उसने जब बहुत सारी रिक्वेस्ट की तब ही चिंग चिंग ने उससे 1 मिलियन युआन की मांग की, जिसके बाद इसने बहुत सारी मेहनत की पैसा इकट्ठा करने में और इस पर सिर्फ 7 लाख युआन ही इकट्ठा हो पाए, जिसके चलते इसने वो सारे के सारे युआन इसकी ही चिंग चिंग को दे दिए। अब इन दोनों के बीच में ब्रेकअप हो चुका था, ये दोनों का रास्ता अलग था, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन फिर एक दिन ही चिंग चिंग का दोबारा से इसके पास कॉल आया। उसने बताया कि उसके पैर में मोच आ गई है और उसे मदद की ज़रूरत है। जो ये जॉन था ये उसके लिए दवाई कुछ फ्रूट्स वगैरह लेकर उसके किराए के अपार्टमेंट में पहुंचा। वहां पर जाकर उसने उसकी थोड़ी सी हेल्प की और वहीं पर इनकी दोबारा से इसी चीज़ को लेकर लड़ाई स्टार्ट हो गई। वो चाहती थी कि वो इसके साथ रहे और अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दे, जिसके चलते इन दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो गई और अब जॉन से कंट्रोल नहीं हुआ, उसने इसका गले को दबा दिया। गला दबाए रखने की वजह से उसकी मौत हो गई और जब उसे समझ में आया कि उसके हाथों से इसकी मौत हो चुकी है वो थोड़ा सा घबरा गया। उसने खुद को शांत किया, फिर उसने सोचा कि इसकी लाश को कैसे ठिकाने लगाए, जिसके चलते उसने पहले तो इसके छोटे छोटे पीसेस किए और डीप फ्रीज में रख दिए और फिर बाद में उन टुकड़ों को निकाल कर इसको फ्राई किया। फ्राई करने के बाद केचप वगैरह लगाकर उस स्ट्रीट फूड इलाके में फेंक दिया ताकि किसी को ये शक ना हो कि ये ह्यूमन फ्लैश है, बल्कि ये लगे कि किसी ने ये कचरा फेंका है इस स्ट्रीट फूड से, ये फ्राइड चिकन वगैरह यहाँ पर बाहर फेंका गया है, जिसके चलते मैं बच जाऊंगा। लेकिन गलती से इसका फिंगरप्रिंट उस बैग पर रह गया था और अब पुलिस वालों ने इससे पूछा कि इसका सर कहाँ पर है। उसने बताया कि मैंने उसके सर को नमक लगाकर उसी के घर में रख दिया था ताकि उसका सर पूरी तरीके से सड़कर उसको सूख जाए और उसका सर सूखने के बाद ये उसे उठा भी लाया और अपनी कंपनी में जहाँ पर इसका ऑफिस था उसमें जाकर अपनी तिजोरी में संभाल कर रख दिया, उसकी स्कल को, उसकी खोपड़ी को। पुलिस वाले ये बात सुनकर हैरान थे। साथ में उसकी पत्नी को, यानी कि जो उनकी पत्नी और उसके बच्चे को पता चला कि उसके पिता ने इतना बड़ा
क्राइम किया है तो उनको यकीन नहीं हो रहा था कि उनका पति, उनका पिता ऐसा कुछ भी कर सकता है। अब पुलिस वाले इसे अदालत में ले जाते हैं। अदालत में जाने के बाद इस पर केस चलता है। इसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है, जो कि इसे कभी भी बेल नहीं मिलेगी। ये हमेशा जेल में ही रहेगा। और आज की स्टोरी में बस इतना ही। आप लोग इस कहानी के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर दें कि ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी और इसमें किसकी गलती थी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ।